गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स से एक इंपॉर्टेंट चैप्टर वर्क पावर एनर्जी के बारे में। वर्क किसे कहते हैं? देखो, वर्क एक फिजिकल क्वांटिटी है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं और देखते हैं कि उस ऑब्जेक्ट में कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो हम लोग कहते हैं कि हम लोगों ने कुछ वर्क किया। लेकिन ये वर्क को फाइंड करने का कुछ मेथड है, उसके मेथड में हम लोग खास करके बात करेंगे, जिसके ऊपर हम लोग को कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे आज की वीडियो में हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मेथड ऑफ फाइंडिंग वर्क डन। देखो, वर्क का जो डिफिनेशन वगैरह है वो सिंपल है। मेथड ऑफ फाइंडिंग वर्क डन बाय फोर्स। कि जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोग फोर्स लगाते हैं तो उसमें जो डिस्प्लेसमेंट होता है और उससे जो वर्क होता है वो वर्क हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे चार मेथड के बारे में हम लोग बात करेंगे। नंबर 1 में है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। एक कांस्टेंट फोर्स एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है और उस कांस्टेंट फोर्स की वजह से कितना वर्क हो रहा है। दूसरे नंबर पे आते हैं हम लोग वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, एक फोर्स जो है वेरी कर रहा है, उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है। उस वेरिएबल फोर्स से एक बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, बॉडी कंटिन्यूअसली अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है, लेकिन फोर्स का वैल्यू कांस्टेंट नहीं है बल्कि वेरी कर रहा है। तो ऐसे केस में हम लोग वर्क डन कैसे निकालेंगे वो बात करेंगे हम लोग वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स के में। तीसरे मेथड में वर्क डन बाय एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ मतलब कुछ वर्क हो रहा है लेकिन उस वर्क को एक फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के जरिए कैलकुलेट करना, ये हम लोग इस मेथड में सीखेंगे। और नंबर 4 में बात करेंगे हम लोग जनरल मेथड के बारे में। जनरल मेथड के इस मेथड में हम लोग वर्क डन को किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये सिंपल से चार कॉन्सेप्ट है, चार मेथड है वर्क को कैलकुलेट करने का। देखो, वर्क का डेफिनेशन, वर्क स्केलर है या वेक्टर है, ये वर्क का डॉट प्रोडक्ट, ये सब सिंपल सी बात है, हम लोग न्यूमेरिकल में उसको देख लेंगे। अब यहाँ पर हम लोग काम की बात करते हैं, मेन पॉइंट, इसे कॉपी करो। चलो, अब हम सबसे पहले हम लोग देखते हैं वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। पहले कांस्टेंट फोर्स के जरिए हम लोग वर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले कॉन्सेप्ट में ध्यान देना है कि अगर इस सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ब्लॉक का मास है m, इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में और इस ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में और इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा। तो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स में मेथड में बोला जाता है कि वर्क इज इक्वल टू होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। और अगर इस डॉट प्रोडक्ट को हम लोग इस वेक्टर के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, एफ एस कॉस थीटा। ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है ना, ये कॉन्सेप्ट में एक और बात ध्यान से समझो कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एक ही डायरेक्शन में लेने की कोशिश करते हैं, एक ही डायरेक्शन में लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का ये डायरेक्शन है, फोर्स इस डायरेक्शन में, तो फोर्स का एक कंपोनेंट एफ कॉस थीटा यहाँ पर ब्रेक होगा, एफ कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर जाएगा एफ साइन थीटा। तो एक्चुअल में फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, उसी फोर्स का यूज करके हम लोग वर्क को कैलकुलेट करते हैं। तो ये हो गया एफ एस कॉस थीटा, और इसे डॉट प्रोडक्ट में भी हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दो कि ये वर्क डिपेंड कर रहा है तीन चीजों के ऊपर, एक फोर्स के ऊपर, दूसरे डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, और तीसरा है उन दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है उस एंगल के ऊपर। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि अगर फोर्स 0 तो वर्क 0, डिस्प्लेसमेंट 0 तो वर्क 0। थीटा का वैल्यू क्या होने से वर्क 0 होगा, क्या होने से पॉजिटिव होगा और क्या होने से वर्क नेगेटिव होगा, ये खास हम लोगों को नोट करना है। तो सबसे पहले नंबर पे हम लोग आ जाते हैं कि अगर 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 थीटा का वैल्यू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डिग्री लेस देन 90 डिग्री हुआ तो इस केस में हम लोग बोलेंगे द वर्क इज पॉजिटिव। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं कि अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हुआ तो हम लोग बोलेंगे वर्क इज 0। और तीसरे नंबर पे आ जाते हैं कि अगर थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री हुआ तो हम लोग बोलेंगे वर्क इज नेगेटिव। इन तीनों का अगर एग्जांपल देखना है तो सिंपल से एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज एक सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक रखा है, ठीक है, और इस ब्लॉक के ऊपर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, और फोर्स जो है जिस एंगल पे लग रहा है वो एंगल कुछ ऐसे, फोर्स ऐसे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऐसे, और थीटा का वैल्यू मान लो 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री कुछ भी हो सकता है, लेकिन 90 से कम ले रहे हैं हम लोग। पहले केस में बात करें तो ऐसे केस में क्या होगा कि वर्क जो होगा ये पॉजिटिव होगा, 90 नहीं होना चाहिए। एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री है, अब फोर्स इस 90 से यहाँ पे 0 के बीच में कहीं पे भी फोर्स लगे तो ऐसे केस में वर्क क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। दूसरा देखो, अगर मैं बात करूं सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक रखा है और ये ब्लॉक ऐसे मूव कर रहा है लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ लग रहा है mg, नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स यहाँ लग रहा है n,
तो अब mg फोर्स से कितना वर्क हुआ भाई, तो mg फोर्स से 0 वर्क हुआ, क्योंकि mg और डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री पे खड़ा है। नॉर्मल रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल भी 90 डिग्री, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स से कितना वर्क हुआ, तो जवाब है 0 हुआ, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री पे खड़ा है। ठीक है, तीसरे नंबर पे आते हैं कि अगर सपोज कर लो कि एक सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक रखा है, इस ब्लॉक के नीचे mg फोर्स लग रहा है, लेकिन इस ब्लॉक को हम ऊपर की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो जो फोर्स से हम लोग लेकर जा रहे हैं, तो वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट तो ऊपर की तरफ है, उससे वर्क तो पॉजिटिव हुआ भाई। लेकिन ब्लॉक में जो mg फोर्स लग रहा है वो तो नीचे लग रहा है, लेकिन ब्लॉक ऊपर जा रहा है, तो एंगल कितना डिग्री हो गया, 180 डिग्री। और चूंकि 180 डिग्री में कॉस का वैल्यू माइनस होता है, तो वर्क इस केस में क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, फिलहाल ये 3 सिंपल एग्जांपल है, जिससे हमको एक आइडिया मिल जाता है कि वर्क पॉजिटिव कैसा होगा, वर्क नेगेटिव कैसा होगा, और वर्क 0 कैसा होगा। ठीक है, इसको कॉपी कर लो जरा सा। चलो मिटाते हैं इसे। बच्चों फ्रेम ऑफ रेफरेंस को जानते होगे तुम लोग मेरे ख्याल से, जो लॉज ऑफ मोशन वगैरह चैप्टर्स में हम लोगों ने इसे पढ़ा है, समझा भी है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। मेरा सवाल ये है कि क्या वर्क फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है या नहीं करता है। तो हम लोग देखेंगे, पहले सोचेंगे कि वर्क जो बनता है वो किस से बनता है। तो जवाब है वर्क 2 फिजिकल क्वांटिटी से बनता है, एक है फोर्स, दूसरा है डिस्प्लेसमेंट। अगर ये दोनों ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करते तो वर्क भी डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन अगर दोनों डिपेंड करेंगे तो वर्क डिपेंड कर जाएगा, या फिर दोनों में से कोई एक भी अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड कर गया तो वर्क भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा। तो पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं कि वर्क जो है वो प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, अलॉन्ग विद कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो थीटा को तो छोड़ दो, बात करते हैं फोर्स के बारे में। तो फोर्स जो है, नोट करके रखना इस बात को, वर्क और फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसे हेडिंग देके रख लेना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो नोट कर रहे हैं, पहला पॉइंट हम लोग ये नोट कर लेते हैं कि फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फोर्स जो है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। तुम कहीं से भी देखो, यहां से देखो, वहां किसी ऑब्जेक्ट में कुछ काम करने के लिए या कुछ फोर्स लगाना है अगर, तो हर फ्रेम में तुमको वही फोर्स लगाना पड़ेगा। फ्रेम को चेंज करने से हमको फोर्स का वैल्यू चेंज नहीं करना पड़ेगा। लेकिन दूसरी जगह पे देखो कि फिर से मैं बोल रहा हूँ, फोर्स जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता, कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर तुमने कुछ फोर्स लगाया, मान लो घर पे बैठ के लगा रहे हो, अब कोई आदमी दूसरे फ्रेम से अगर देखता है तो क्या फोर्स का वैल्यू उसे कुछ और दिखेगा, नहीं, वही फोर्स का वैल्यू दिखेगा। तो फोर्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दूसरे नंबर पे आते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट ये डिपेंड करता है ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिस्प्लेसमेंट डिपेंड, नोट कर लेना इस बात को, डिस्प्लेसमेंट जो है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। ये कैसे होता है इसको समझते हैं। मान लो कि तुम एक ट्रेन में सफर कर रहे हो, ट्रेन पे जा रहे हो, तुमने ट्रेन के अंदर एक बॉक्स को धक्का दिया कुछ फोर्स लगा करके, मान लो 50 न्यूटन 40 न्यूटन फोर्स तुमने लगाया, और एक बॉक्स था भारी सामान, उसको तुमने पुश किया, और पुश करके 4 मीटर डिस्टेंस तुम लेकर गए। तो तुमने कुछ वर्क किया, वो वर्क हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। फिलहाल मेरा फोकस है डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। तो डिस्प्लेसमेंट जो है उस ट्रेन के अंदर कितना हुआ, 4 मीटर। लेकिन चूंकि ट्रेन चल रहा था, तो बाहर में खड़ा एक आदमी वो क्या नोटिस करेगा, क्या बॉक्स अपनी जगह से 4 मीटर डिस्प्लेस हुआ या कुछ और। तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर हम बात करेंगे, तो ट्रेन जो है उसी टाइम पर, जब बॉक्स ट्रेन के अंदर 4 मीटर चल रहा था, उसी टाइम पर ट्रेन भी कुछ दूर चला गया होगा। इसका मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बॉक्स जहां पर था, कुछ टाइम के बाद जब वो ट्रेन के अंदर 4 मीटर गया, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो गया। ठीक है, इसके लिए एक एग्जाम्पल क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर हम लोग। सपोज कर लो, इसको पहले इरेज कर देता हूं, इसको कॉपी कर लो। ठीक है, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। इसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर बेस बनाकर एक क्वेश्चन करते हैं। देखो, मान लो कि ये तुम एक ट्रेन में सफर कर रहे हो, छोटा सा ट्रेन है बच्चों का, यहाँ पर एक बॉक्स रखा हुआ है, इसे x इक्वल टू 0 मान लो इस पोजीशन को।
तुमने एक फोर्स लगाया, फोर्स का वैल्यू कितना ले लेते हैं, चलो 50 न्यूटन मान लेते हैं। तुम्हारी फोर्स की वजह से ये बॉक्स जो है यहाँ चला आया, यहाँ पर x इक्वल टू चलो 4 मीटर ले लेते हैं, 4 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से यहाँ बॉक्स को लाने में टाइम कितना लग गया, कुछ तो वक्त लगा होगा, चलो 1 सेकंड मान लेते हैं। और ट्रेन जो है, ट्रेन का जो स्पीड है, ट्रेन जो चल रहा है वो v इज इक्वल टू मान लेते हैं हम लोग कितना ले, 10 मीटर पर सेकंड ले लेते हैं, थोड़ा सा स्लो है, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेन चल रहा है, कांस्टेंट स्पीड, एक्सीलरेट नहीं कर रहा, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। अब मुझे ये जानना है कि विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन वर्क कितना, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वर्क कितना। देखो जब हम लोग बात करते हैं कि अगर ट्रेन को, फ्रेम जो है मेरा कौन है, फ्रेम जो है वो मेरा ट्रेन है, ट्रेन के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो मुझे मास, इसका भी मास, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, चलो ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, तो वर्क इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स एफ एस कॉस थीटा। फोर्स मैंने कितना लगाया 50, डिस्प्लेसमेंट मैंने किया 4 और कॉस 0 डिग्री, हॉरिजॉन्टल फोर्स ले लो तो कितना हो गया 200 जूल। ये जो वर्क तुमने 200 जूल किया, ये कितनी देर में किया, तो जवाब है 1 सेकंड में किया, ठीक है। तो उसी 1 सेकंड में ट्रेन ने कितना दूरी सफर किया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन एस टी नाम दे देते हैं, एस टी इज इक्वल टू यू टी, तो मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो सिंपल सा बात है, स्पीड इंटू टाइम कर देते हैं, 10 इंटू 1, तो 10 मीटर ट्रेन चला गया आगे। यहां पे लिख लेते हैं फ्रेम किसको बना रहे हैं हम लोग, फ्रेम बना रहे अब अर्थ को या ग्राउंड को, ठीक है। अच्छा, अब जो वर्क होगा, वर्क विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे फोर्स 50 है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, तो बेसिकली अगर हम देखते हैं तो ट्रेन के अंदर ये 4 चला और ट्रेन खुद 10 चला गया, इसका मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया 10 प्लस 4 कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री वैल्यू 1 हो जाता है, तो ये कितना हो गया 14 इंटू 5 700 जूल। तो ये वर्क जो होता है ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है, अलग अलग फ्रेम से देखेंगे तो हमको वर्क का वैल्यू अलग अलग आएगा। इस एग्जांपल को कॉपी कर लो, हो गया। चलो आगे चलते हैं हम लोग, इसी कांस्टेंट फोर्स के ऊपर ही बात करेंगे अभी हम लोग, ठीक है। तो देखो सपोज कर लो, एक एग्जांपल लेते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं। एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक पोजीशन यहाँ पर है, आर ए पोजीशन पर, पोजीशन वेक्टर पढ़े हो, पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वेक्टर चैप्टर में पढ़ा होगा तुम आप लोगों ने। तो वहां पे एक बात आप लोगों को समझ में आया होगा कि पोजीशन वेक्टर एक अलग चीज है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक अलग चीज है। पोजीशन किसी जगह पर जो है वो पोजीशन वेक्टर है, और जब एक जगह से हम लोग दूसरी जगह चले जाते हैं तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, दैट इज व्हाट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। वर्क को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग जो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, क्या पोजीशन यूज करते हैं या डिस्प्लेसमेंट, जवाब है डिस्प्लेसमेंट यूज करते हैं। तो अगर हम लोगों को पोजीशन दिया हुआ है तो उससे पहले हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट पता करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मान लो कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो इस पोजीशन पर है और एक फोर्स लगा इसके ऊपर, और उस फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट पोजीशन बी पर चला आया। इसका वैल्यू ले लेते हैं हम लोग, सपोज 2i प्लस 4j माइनस के, ये पोजीशन ए का मान लेते हैं। बी का पोजीशन सपोज कर लो 4i माइनस 5j प्लस के, ये मैंने मान लिया बी का पोजीशन, मतलब ए से बी में चला गया। कैसे गया, अपने आप तो जाएगा नहीं, कुछ फोर्स लगा होगा। तो फोर्स का वैल्यू सपोज कर लेते हैं कि फोर्स जो अप्लाई हुआ इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इस डायरेक्शन में, फोर्स का वैल्यू ले लेते हैं 2i प्लस j प्लस 5k, ये फोर्स अप्लाई हुआ। तो वर्क मुझे कैलकुलेट करना है, तो वर्क कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मेरे पास जो है वो है W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे ये जानना है कि ये जो फोर्स है वो फोर्स ये है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ से निकाल सकते हैं कॉस थीटा, अब एंगल का कॉन्सेप्ट है। इसी फॉर्म को हम लोग एक चेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं ना, एफ डॉट एस, एस इज व्हाट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो हम लोग यहाँ पर जो है इस प्रॉब्लम को, इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे। डॉट प्रोडक्ट का जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सिंपल हो जाएगा, आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मेरा कितना है, तो मैं पहले डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल लेता हूँ। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक। तो फाइनल पोजीशन अगर इसे माइनस करते हैं तो 2i आएगा, माइनस 9j हो जाएगा,
और दिस माइनस दिस प्लस 2k हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं अब वर्क के बारे में। तो वर्क इज इक्वल टू व्हाट, एफ डॉट एस। तो एफ का वैल्यू पुट कर लेते हैं हम लोग। एफ कितना है हम लोग के पास, 2i प्लस जे प्लस 5k डॉट डिस्प्लेसमेंट कितना आ चुका है, 2i माइनस 9j प्लस 2k डॉट पुट करते हैं, 2 इंटू 4 माइनस 9 प्लस 10, तो कितना आ गया, 5 जूल इज द वर्क डन। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो इसको कॉपी कर लो, हो गया कॉपी। चलो इसी तरह का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा इससे टफ, मतलब टफ नहीं है, ठीक है। इसी तरह का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। मान लो कि एक ऑब्जेक्ट जो है पोजीशन ए पर है, ए आई प्लस बी जे, उसे यहां से डिस्प्लेस करके पोजीशन बी पर ले गए, 2ai माइनस बी जे। ठीक, ये पोजीशन है इनिशियल और फाइनल, जैसा कि अभी हम लोगों ने एक प्रॉब्लम में, प्रीवियस प्रॉब्लम में किया। और ये काम जो हुआ अंडर ए फोर्स एफ, और वो फोर्स का वैल्यू कितना है, फोर्स इज इक्वल टू 3i माइनस 4j। अब हम लोगों को निकालना है कि वर्क डन बाय दिस फोर्स। अच्छा, दिमाग में एक बार बैठा के रखना, अभी हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। वेरिएबल फोर्स, एरिया, ये सब बात हम लोग बाद में करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता करके सारी बातों को समझेंगे। ठीक है, तो चलो इस पर देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोगों को वर्क निकालना है, तो हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर हम लोग बात करें तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, तो आर बी पोजिशन वेक्टर माइनस आर ए पोजिशन वेक्टर। अगर माइनस करते हैं इन दोनों को तो मिलेगा हम लोग को ए आई माइनस 2bj। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस, फोर्स कितना है 3i माइनस 4j, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, वो है ai माइनस 2bj। डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 3a माइनस 8b। ठीक, दिस इज व्हाट वर्क। यहीं पे हम बात करते हैं कि अगर वर्क 0 होगा तो a और b का एक्सप्रेशन क्या होगा। तो वर्क 0 अगर बोला तो w को 0 कर लो, 3a माइनस 8b, और ab का रिलेशन यहाँ से निकल जाएगा, 3a इज इक्वल टू 8b, therefore a is equals to 8b by 3। ठीक है, इसको कॉपी कर लो, हो गया कॉपी। चलो अब इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स में एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो कि एक पुली है और उस पुली के ऊपर से एक स्ट्रिंग पास हो रहा है, ये वाला स्ट्रिंग पास हो रहा है ऐसे, और एक स्ट्रिंग यहाँ, वही स्ट्रिंग यहाँ से पास हो रहा है। इस एंड में जो 2 kg का मास लगा कर रखा हम लोगों ने, और इस एंड पर 1 kg का मास लगा कर रखा है। ठीक, दोनों स्ट्रिंग में टेंशन भी आएगा। ये पुली, ये ब्लॉक नीचे जा रहा है विद एक्सीलरेशन ए, और ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है विद एक्सीलरेशन ए। सवाल पूछा जा रहा है कि फाइंड द वर्क डन आफ्टर 1 सेकेंड बाय टेंशन फोर्स ऑन ईच ब्लॉक। क्वेश्चन को मैं लिख देता हूँ जरा सा, फाइंड वर्क डन बाय टेंशन फोर्स ऑन ईच ब्लॉक इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना काम हुआ, टेंशन फोर्स कितना काम कर रहा है ब्लॉक के ऊपर। तो ये सिंपल, ये क्वेश्चन को थोड़ा कॉन्सेप्ट भी अच्छा है इसमें। सबसे पहले हम लोग ये पता कर लेते हैं कि ये जो सिस्टम है इसमें एक्सीलरेशन क्या होगा। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, डिफरेंस ऑफ मास बाय सम ऑफ मास 2 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 इंटू जी। लॉज ऑफ मोशन में पढ़े थे, जी का वैल्यू 10 है तो 10/3 ये एक्सीलरेशन हो गया। टेंशन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, टेंशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये सॉल्यूशन हो रहा है, टेंशन इज इक्वल टू 2m1 m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू जी। तो वैल्यू बैठा देते हैं, तो 2 इंटू 2 4 इंटू 1 4 बाई 3 इंटू 10, तो कितना आ गया टेंशन 40/3 न्यूटन, और ये एक्सेशन हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, चलो अब आगे देखते हैं कि हम लोग को निकालना है वर्क डन। तो वर्क डन निकालने के लिए सबसे पहली बात कि हम लोग को फोर्स चाहिए, तो टेंशन फोर्स से पूछा है, तो टेंशन फोर्स हम लोग को मिल गया। दूसरी बात हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट चाहिए और एंगल भी चाहिए। तो पहले डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला इज इक्वल टू
हाफ AT², क्योंकि इनिशियली ये लोग रेस्ट से छोड़ा गया। तो एक्सीलरेशन हम लोगों को पता है हाफ, एक्सीलरेशन कितना है 10/3, और टाइम कितना बोला था 1 सेकंड, तो कितना आ गया 10/6 काट देते 5/3 मीटर, ये डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर 5/3 मीटर ये नीचे गया तो ऑब्वियसली 5/3 मीटर ये भी ऊपर ही जाएगा। अच्छा, अब हम लोग आते हैं वर्क बाय टेंशन फोर्स ऑन 2 kg मास, 2 kg मास के ऊपर वर्क कितना हो रहा है। तो देखो सिंपल से समझो, ये ब्लॉक जा रहा है नीचे, टेंशन लग रहा है ऊपर, ठीक है ना, ये ब्लॉक जा रहा है नीचे, टेंशन लग रहा है ऊपर, तो इन दोनों के बीच में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल बन रहा है वो तो 180 डिग्री का बन जाएगा पूरा। तो हम लोग बात कर सकते हैं कि वर्क थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे कितना बन रहा है 180 डिग्री। अगर थीटा 180 डिग्री तो वर्क इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, FS cos थीटा, ये फॉर्मूला है। फोर्स मेरा बन गया टेंशन, डिस्प्लेसमेंट को डिस्प्लेसमेंट ही रहने देते, बाद में पुट कर देते हैं, और cos 180 डिग्री। अब टेंशन का वैल्यू मेरे पास है 40/3, डिस्प्लेसमेंट मेरा हो रहा है 5/3, और cos 180 डिग्री -1, तो ये कितना हो गया 200/9, माइनस में इतना जूल वर्क हुआ किससे, टेंशन फोर्स से। किस ब्लॉक के ऊपर, 2 kg मास वाले ब्लॉक के ऊपर। इसको बना देते हैं। फिर वर्क डन बाय टेंशन फोर्स, पहले इसको कॉपी कर लो, ठीक है, कॉपी कर लो अच्छे से, ठीक हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं वर्क डन बाय टेंशन फोर्स ऑन 1 kg ब्लॉक, ऑन 1 kg ब्लॉक, 1 kg ब्लॉक के ऊपर वर्क कितना हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों को ये देखना है कि 1 kg का ब्लॉक है, यहाँ पर टेंशन का डायरेक्शन ऊपर, ये भाई सब भी जा रहा है ऊपर, दोनों जा रहे हैं सेम डायरेक्शन में, एंगल हो जाएगा 0 डिग्री, वर्क पॉजिटिव। तो W इज इक्वल टू डायरेक्ट लिख देते TS cos 0 डिग्री, T का वैल्यू है 40/3, डिस्प्लेसमेंट है 5/3, ठीक है ना, 40/3 5/3, और cos 0 डिग्री 1, तो कितना हो गया 200/9 जूल। तो पहले केस में 2 kg वाले ब्लॉक पे वर्क जो हो रहा है वो भी 200/9 है, 1 kg वाले में 200/9 है, लेकिन एक में वर्क नेगेटिव हो रहा है, दूसरे में वर्क पॉजिटिव हो रहा है। नोट कर लो इसे। हो गया बच्चों। तो बच्चों ये वर्क डन का पहला वीडियो मैंने बनाया, जिसमें मैंने डिस्कस किया वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। अभी और बहुत कुछ पढ़ना है वर्क पावर एनर्जी में, तो इसे आप लोग अच्छे से नोट्स बना के रखना, ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो में बनाऊं तो फिर आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम ना हो बात को समझने में। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।